इससे मुलायम को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला। जो पुलिस उनका एनकाउंटर करने के लिए घूम रही थी, अब उसी पुलिस को मुलायम सिंह यादव को सुरक्षा देनी पड़ रही थी। विधायक बनने के बाद मुलायम ने डाकुओं पर वीपी सिंह की कार्रवाई के खिलाफ एक बड़ा अभियान छेड़ दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि चंबल के डाकुओं के नाम पर वीपी सिंह सरकार पिछड़ों को निशाना बना रही थी, खासकर यादवों को। यादवों के गांवों में कहर ढाया जा रहा, कई पिछड़े और यादव पुलिस एनकाउंटर में मारे गए हैं। मुलायम के करीबी रहे अमर सिंह ने बाद में कहा कि वीपी सिंह ने मुलायम को हमेशा बीहड़ का डाकू समझा और वो उनसे उतनी ही नफरत करते थे। अगर उनका बस चलता तो वो मुलायम को एनकाउंटर में मरवा देते। मुलायम के ऊपर से एक खतरा तो टल गया था, लेकिन जल्द ही दूसरा खतरा आ गया। मार्च 1984 की शुरुआत की बात है। मुलायम मैनपुरी के मई खेड़ा गांव की एक शादी में शामिल होकर रात लगभग 10 बजे अपनी एम्बेसडर कार से इटावा लौट रहे थे, लेकिन थोड़ी दूर चलते ही एक आम के बाग से बदमाशों ने हमला कर दिया। मुलायम की कार के आगे मोटरसाइकिल पर चल रहे नेत्रपाल सिंह और छोटे लाल को कई गोलियां लग गई। छोटे लाल की मौके पर मौत हो गई। इसके बाद मुलायम की कार पर भी गोलियां चलने लगी। बचने के लिए मुलायम नीचे झुक गए। उनकी सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी बदमाशों पर जवाबी फायरिंग करने लगे। इसी बीच लगभग आधे घंटे गोलियां चली। मुलायम की कार में 9 गोलियां लगी, लेकिन गनीमत थी कि उन्हें एक भी गोली नहीं लगी। जब बदमाशों की तरफ से फायरिंग बंद हुई तब पुलिसकर्मियों ने मुलायम के चारों तरफ घेरा बनाया और जीप से पास के थाने में ले गए। इसी बीच इलाके में यह अफवाह फैल गई कि मुलायम मारे गए हैं। उनके थाने पहुंचने के बाद लोगों को पता चला कि वो ठीक है। आरोप लगा कि मुलायम के पुराने दुश्मन बलराम सिंह यादव के लोगों ने यह हमला किया है। इससे राज्य में मुलायम और कांग्रेस की दुश्मनी और ज्यादा बढ़ गई। मुलायम बच गए थे, लेकिन 31 अक्टूबर साल 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। इसके बाद दिल्ली और देश भर में सिख विरोधी दंगे हुए। दंगों के दौरान मुलायम ने दंगाई भीड़ से एक सिख की जान बचाई। 31 अक्टूबर की रात को मुलायम सिंह कर्पूरी ठाकुर के साथ दिल्ली थे। तभी उन्हें तुगलक रोड पर हेलोजन रोशनी में चिल्लाता हुआ सिख दिखाई पड़ा। उसकी गर्दन में एक टायर था जो सुलग रहा था। मुलायम ने अपने कुर्ते की बाहें ऊपर की और 6 फुट की दीवार पर चढ़ गए। यहां से दंगाइयों पर चिल्लाने लगे। उन्हें गुस्से में आता देख दंगाई वहां से भाग गए और इस सिख की जान बच गई। 1985 विधानसभा चुनावों में मुलायम लोकदल की टिकट पर जसवंत नगर से चुनाव जीते। लोकदल ने उन्हें विधानसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन बना दिया था, लेकिन साल 1986 में चौधरी चरण सिंह बीमार हो गए। हेमवती नंदन बहुगुणा ने पार्टी अपने हाथ में ली और इसी बीच लोकदल के खेमे ने चरण सिंह के अमेरिका रिटर्न बेटे अजीत सिंह को राजनीति में आने के लिए मना लिया। पार्टी के लिए हेमवती बहुगुणा और अजीत सिंह में टकराव होने लगा, जिसमें मुलायम हेमवती बहुगुणा के साथ रहे। इसी कारण अजीत सिंह ने उन्हें विधानसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन के पद से हटा दिया। कहा जाता है कि मुलायम को कुछ महीने पहले चौधरी चरण सिंह ने अपना बेटा और राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाया था। 26 मई साल 1987 को चरण सिंह की मौत हो गई। इसके बाद पार्टी 2 हिस्सों में बंट गई, लोकदल अजीत और लोकदल बहुगुणा। मुलायम लोकदल बहुगुणा के यूपी चीफ बने। इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2 बड़े बदलाव हो रहे थे। पहला, ओबीसी का प्रभाव बढ़ने लगा था। इससे कांग्रेस कमजोर होने लगी थी, जिसमें ऊपरी जातियों का दबदबा था। दूसरा, राम मंदिर आंदोलन के चलते राज्य में कम्युनल पोलराइजेशन भी हो रहा था। इसी माहौल में 1987 में मुलायम ने राज्य में क्रांति रथ यात्रा निकाली। उन्होंने इस रथ यात्रा की शुरुआत कानपुर के पास स्थित अकबरपुर से की। अकबरपुर की 1857 की क्रांति में अहम भूमिका थी। यहाँ के मुसलमान और हिंदू कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों से लड़े थे। इसीलिए अकबरपुर से अपनी रथ यात्रा की शुरुआत का मुलायम ने संदेश दिया कि उनकी राजनीति में हिंदू और मुसलमान दोनों की बराबर की भागीदारी होगी। यात्रा के दौरान रैलियों में गाना बजता रहा, नाम मुलायम सिंह है लेकिन काम बड़ा फौलादी है। मुलायम ने जल्द ही खुद को ओबीसी समाज के बड़े नेता के तौर पर स्थापित कर लिया। इसके साथ ही बाबरी मस्जिद मामले में कड़ा स्टैंड लेकर कांग्रेस के मुस्लिम वोट बैंक को तोड़ने की शुरुआत भी कर दी। साल 1989 तक मुलायम एक अहम नेता बन चुके थे। इसी बीच कई विपक्षी पार्टियों ने मिलकर जनता दल बनाया। मुलायम इसके यूपी चीफ बने। साल 1989 में देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव होते हैं। ये कई मायनों में देश के पहले चुनाव थे जिसमें सेक्युलरिज्म और कम्युनलिज्म का सीधा मुकाबला था। मुलायम सिंह यादव ने चुनाव में जी तोड़ मेहनत की और उनकी मेहनत के दम पर उत्तर प्रदेश में जनता दल की लोकसभा में 85 में से 48 सीटें आती हैं। विधानसभा में 422 में से 208 सीटें आती हैं। इसी के साथ उत्तर प्रदेश से कांग्रेस की विदाई हमेशा के लिए हो गई। इसके बाद कांग्रेस कभी भी उत्तर प्रदेश में पावर में नहीं आई और हर बढ़ते चुनाव के साथ वो और कमजोर हो गई। वीपी सिंह केंद्र में प्रधानमंत्री बन गए। अब बारी थी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री चुनने की।
वीपी सिंह और मुलायम भले ही एक पार्टी में थे, लेकिन दोनों की पुरानी दुश्मनी थी। वीपी सिंह किसी भी हालत में मुलायम को मुख्यमंत्री नहीं बनने देना चाहते थे। वे चाहते थे कि अजीत सिंह मुख्यमंत्री बने, लेकिन विधायक मुलायम के साथ थे। मुख्यमंत्री चुनने के लिए हुई विधायक दल की बैठक में वीपी सिंह ने अपने सेंट्रल ऑब्जर्वर्स के जरिए एक चिट्ठी भेजी। अजीत सिंह को लगा कि वीपी सिंह के आदेश की मदद से वो सत्ता में बैठ जाएंगे, लेकिन मुलायम ने इस चिट्ठी को बैठक में पढ़े जाने से रोक दिया। उन्होंने सेंट्रल ऑब्जर्वर से कहा कि आप यहां चुनाव कराने आए हैं तो निष्पक्ष चुनाव कराइए। जिसके बाद विधायकों ने मुलायम सिंह को चुना और 5 दिसंबर साल 1989 को केडी सिंह बाबू स्टेडियम में पहली बार मुलायम मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेते हैं। मुलायम सिंह यादव राज्य के पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जिसने राज्यपाल भवन के बाहर शपथ ली। शपथ लेने के बाद मुलायम ने कहा, आज लोहिया का सपना पूरा हुआ है। आज एक किसान का बेटा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछड़ों के उदय की शुरुआत हो चुकी थी। मुलायम की सरकार को बीजेपी और लेफ्ट फ्रंट ने बाहर से समर्थन दिया था। इस वक्त मुलायम की निजी जिंदगी में भी चीजें तेजी से बदल रही थी। उनकी पत्नी मालती देवी की तबीयत खराब रहने लगी थी। इसी समय उनके जीवन में साधना गुप्ता आई। वे मुलायम सिंह यादव से 20 साल छोटी थी। औरैया की रहने वाली साधना शादीशुदा थी। उनकी 1986 में चंद्र प्रकाश गुप्ता से शादी हो चुकी थी। 1 साल बाद उन दोनों का एक बेटा हुआ जिसका नाम प्रतीक रखा गया। इसके कुछ सालों बाद साधना ने चंद्र प्रकाश से तलाक ले लिया। साधना की दिलचस्पी सियासत में भी थी और इसी से वो मुलायम के संपर्क में आई। उन दिनों मुलायम की मां मूर्ति देवी की तबीयत खराब रहती थी। साधना उनकी देखभाल करने लगी। एक बार अस्पताल में एक नर्स मूर्ति देवी को गलत इंजेक्शन लगाने जा रही थी, लेकिन साधना ने उसे रोक लिया। साधना खुद नर्सिंग का कोर्स कर चुकी थी, इसीलिए गलत इंजेक्शन का पता लग गया। इसके बाद से मुलायम साधना को बहुत मानने लगे। दोनों करीब आ गए। उन्होंने साधना के बेटे प्रतीक को अपना नाम दिया। 1994 में स्कूल के फॉर्म में प्रतीक ने अपने पिता का नाम MS यादव लिखा। उन्होंने एड्रेस में मुलायम सिंह यादव का पता लिखा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मुलायम ने 1988 में पहली बार अखिलेश यादव को साधना से मिलवाया, लेकिन अखिलेश को साधना पसंद नहीं आई थी। दावा तो यहां तक किया जाता है कि अखिलेश ने साधना को थप्पड़ मार दिया था। इसके बाद उन्हें घर से दूर भेज दिया गया और राजस्थान के धौलपुर में मिलिट्री स्कूल में अखिलेश यादव का एडमिशन कराया गया। यूं तो मुलायम और साधना का रिश्ता 80 के दशक से था, लेकिन दोनों ने शादी 2003 में की, जब मुलायम की पहली पत्नी मालती देवी का निधन हो गया। इससे अखिलेश बहुत नाराज हुए, लेकिन प्रतीक की राजनीति से दूर रहने की शर्त पर यह समझौता हो गया। मुलायम साधना को अपने लिए लकी मानते थे, क्योंकि उनके संपर्क में आने के बाद ही वो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद कैबिनेट की पहली बैठक में ही मुलायम ने किसानों, बुनकरों, मजदूरों और कारीगरों से 10,000 रुपए से कम कर्ज की वसूली पर रोक लगा दी। बाद में उन्होंने यह सारा कर्ज माफ कर दिया और लगभग 708 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया गया। 120 करोड़ रुपए के किसानों के बिजली बिल भी माफ कर दिए गए। 15,000 नई फैक्ट्रियां लगाई गई। मुलायम ने पिछड़ों के लिए कई स्कीम्स चलाई। SC, ST, OBC उम्मीदवारों को कोचिंग देने के लिए भी स्कीम लाई गई। मुलायम हिंदी के बड़े समर्थक थे और अंग्रेजी को बढ़ाए जाने का विरोध करते थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद साल 1990 में राज्य के सिविल सर्विस एग्जाम में अंग्रेजी के कंपलसरी पेपर को खत्म कर दिया था। ऑफिस, कोर्ट्स और बाकी स्थानीय संस्थाओं में भी हिंदी के इस्तेमाल को अनिवार्य कर दिया गया था। सरकारी नौकरियों में अंग्रेजी की जरूरत खत्म कर दी गई थी। राज्य में सभी सरकारी काम अब हिंदी में किए जाने लगे थे। इसी बीच प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू कर दिया। इस रिपोर्ट में OBC को सरकारी नौकरियों और एजुकेशन इंस्टीट्यूट में 27% आरक्षण देने की सिफारिश की गई थी। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने राम जन्मभूमि आंदोलन की शुरुआत की और लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा लेकर निकल पड़े। मंडल और कमंडल अब दोनों आमने सामने थे। आडवाणी की रथ यात्रा शुरू होने के बाद मुलायम के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी अयोध्या की बाबरी मस्जिद को बचाना। मुलायम ने मामले को शांतिपूर्ण समाधान निकालने की कोशिश की। उन्होंने दोनों पक्षों से बातचीत की, लेकिन यह बातचीत बेनतीजा रही। मुलायम ने बाद में कहा कि मुसलमान समझौता नहीं चाहते थे और हिंदुओं को अदालत पर भरोसा नहीं था। बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने लोगों से राम मंदिर की नींव रखने के लिए अयोध्या में इकट्ठा होने के लिए कहा। कार सेवक अयोध्या में इकट्ठा होने लगे। बाबरी मस्जिद को इससे खतरा पैदा था। 28 अक्टूबर साल 1990 को टाइम मैगजीन के इंटरव्यू में मुलायम सिंह यादव ने कहा कि सरकार रहे या ना रहे, मस्जिद मेरी लाश पर होकर गिरेगी। जब तक मुलायम की सत्ता कायम है, मस्जिद शहीद नहीं होगी।
उन्होंने कहा कि एक नहीं 10 सरकारें चली जाएं, पर देश नहीं टूटना चाहिए, देश का दिल नहीं टूटना चाहिए, देश का कानून और संविधान नहीं टूटना चाहिए। अयोध्या और उसके आसपास कर्फ्यू लगा दिया गया। बाबरी मस्जिद की तरफ जाने वाले 1.5 किलोमीटर रास्ते पर बैरिकेडिंग कर दी गई, लेकिन फिर भी 30 अक्टूबर साल 1990 को कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद की तरफ मार्च करना शुरू कर दिया। पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया, उन्हें बस में बैठाकर बाहर ले जा रही थी कि तभी एक कार सेवक ने इस बस को हाईजैक कर लिया और बैरिकेड्स को तोड़ते हुए बाबरी मस्जिद तक पहुंच गया। यहां कुछ कार सेवक मस्जिद के ऊपर चढ़ गए और भगवा झंडा लहरा दिया। इन्हीं में कोलकाता के 2 कोठारी भाई राम और शरद भी शामिल थे, जो मस्जिद के ऊपर भगवा झंडा लेकर चढ़ गए थे। कार सेवकों को रोकने के लिए मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने पुलिस को फायरिंग का आदेश दे दिया। इससे भगदड़ मच गई। पुलिस ने कार सेवकों को गलियों में दौड़ा दौड़ा कर मारा। कई कार सेवक मारे गए। इसके बाद 2 नवंबर को कार सेवक फिर वापस आए। फिर से पुलिस और उनके बीच में झड़प हुई। फिर से कार सेवक मारे गए। आधिकारिक आंकड़ों की माने तो 17 लोग मारे गए थे। मुलायम ने 28 लोगों की मौत की बात कही थी। बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी ने दावा किया था कि 56 लोग मारे गए हैं। मरने वालों में कोठारी भाई भी शामिल थे। 2 नवंबर को हनुमानगढ़ी मंदिर के पास एक गली में उनकी लाशें मिली। आरोप लगा कि पुलिस ने उन्हें एक घर से घसीटकर बाहर निकाला और इसके बाद गोली मार दी। इस घटना के बाद मुलायम की तारीफ और फजीहत दोनों हुई। मुलायम ने इस घटना पर दुख तो जताया, लेकिन इसे डिफेंड भी किया। यह कहा कि उस वक्त यह जरूरी था। मुलायम की कार्रवाई की हिंदू और मुसलमान दोनों ने आलोचना की। हिंदू कार सेवकों पर हमले के लिए उनके खिलाफ हो गए, तो वहीं मुसलमानों ने कहा कि उन्होंने भीड़ को रोकने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए। बीजेपी नेताओं ने मुलायम को खलनायक बना दिया। बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के लोग इसी के बाद मुलायम को मुल्ला मुलायम और हिंदू विरोधी कहने लगे। इसी दौरान इटावा के जैन इंटर कॉलेज के मैदान में समाजवादियों का एक छोटा सा सम्मेलन हुआ। सम्मेलन के बाद जब मुलायम गाड़ी से निकले तो रास्ते में एक बाजार से निकलना हुआ। वहां बहुत सारे दुकानदार अपनी दुकानों के आगे बैठे थे और जहां से मुलायम की गाड़ी निकलने लगती वो लोग थूकने लगते। ये सब वहां हो रहा था जिसे मुलायम का घर माना जाता था। इसी बीच रथ यात्रा के दौरान बिहार में लालू प्रसाद ने आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद बीजेपी ने वीपी सिंह की सरकार से समर्थन वापस लिया और सरकार गिर गई। जनता दल 2 हिस्सों में टूट गई और चंद्रशेखर की समाजवादी जनता पार्टी कांग्रेस के समर्थन से सरकार में आ गई। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में मुलायम सरकार को भी समर्थन दिया, लेकिन कुछ ही महीनों के बाद कांग्रेस ने दोनों सरकारों से समर्थन वापस ले लिया। एक दावा किया जाता है कि राजीव गांधी मुलायम को समर्थन देने के लिए तैयार थे। उन्होंने मुलायम से कहा, आप उत्तर प्रदेश में सरकार चलाओ, चंद्रशेखर जी का साथ छोड़ दो। लेकिन मुलायम ने ऐसा करने से मना कर दिया और साल 1991 में मुलायम की सरकार गिर गई। मुलायम ने हमेशा उनकी सरकार गिराने को लेकर कांग्रेस से एक टीस रखी। अपने पहले कार्यकाल में मुलायम केवल 17 महीने के लिए मुख्यमंत्री थे। इसके बाद देश भर और उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए। इस समय काशीराम की बहुजन समाज पार्टी दलितों पर अच्छी पकड़ बना रही थी। मुलायम ने उनके साथ गठबंधन करने की सोची। 1991 में मुलायम और काशीराम के बीच पहली मुलाकात हुई। धर्मगुरु चंद्रस्वामी ने उनके बीच ये मुलाकात करवाई, लेकिन इसमें काशीराम ने गठबंधन करने से इंकार कर दिया। उनका कहना था कि जनता पार्टी से निकली पार्टियों में ऊपरी जातियों का दबदबा है। मुलायम और चंद्रशेखर की समाजवादी जनता पार्टी अकेले 399 सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन केवल 34 सीटें जीत पाई। मुलायम जसवंत नगर और शाहजहांपुर की तिलहर दोनों सीट पर चुनाव लड़े और दोनों से जीत गए। बीजेपी को राम मंदिर आंदोलन का जबरदस्त फायदा मिला और पहली बार उसने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई, जिसमें कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने। इसी बीच 4 अक्टूबर साल 1992 को मुलायम सिंह यादव ने अपनी अलग पार्टी बना ली, जिसका नाम रखा समाजवादी पार्टी। इसके लगभग 65 दिन बाद 6 दिसंबर साल 1992 को बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया। केंद्र सरकार ने कल्याण सिंह की सरकार को बर्खास्त कर दिया। मस्जिद गिरने के बाद मुलायम मुसलमानों में हीरो बन गए और वे इन्हें इस बात का क्रेडिट देने लगे कि साल 1990 में मुलायम ने मस्जिद को गिरने नहीं दिया था। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी मुलायम पर लगातार हमलावर थी। इससे मुलायम को मुसलमानों को अपने पीछे इकट्ठा करने में मदद मिली। वे खुद यादव समुदाय से आते थे और यहीं से मुस्लिम यादवों को मिलाकर MY का एक ऐसा वोट बैंक खड़ा किया जिससे भविष्य में समाजवादी पार्टी को बहुत फायदा हुआ। यही वो कॉम्बिनेशन है जिसे MY कॉम्बिनेशन कहते हैं, और ये अहम इसलिए क्योंकि यूपी में मुसलमानों की आबादी लगभग 19% और यादवों की आबादी 9 से 10%, कुल मिलाकर ये 30% हो जाते हैं, जो उस समय किसी भी पार्टी को सत्ता में पहुंचाने के लिए काफी थे।
MY फैक्टर से मुलायम राज्य और देश की राजनीति में एक अहम हिस्सा बन गए। बाबरी मस्जिद गिरने के बाद एक रैली में मुलायम ने कहा, यह ऐतिहासिक पल है, सांप्रदायिक ताकतें तूफान की गति से बढ़ रही हैं। आपके भाई मुलायम ने लंगोट कस ली है, मैं उनको खत्म करके ही दम लूंगा। इसके बाद बीजेपी को रोकने के लिए मुलायम और काशीराम साथ आए। साल 1993 विधानसभा चुनावों के लिए गठबंधन किया। इस गठबंधन से नारा निकला, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। इस गठबंधन का आधार था सामाजिक न्याय और दलित पिछड़ा गठजोड़। मुलायम का यह दांव काम आया। चुनाव में यादवों, मुस्लिमों और दलितों ने एसपी बीएसपी गठबंधन को वोट दिया। समाजवादी पार्टी 109 और बीएसपी की 67 सीटें आईं। दोबारा मिलकर सरकार बनाई और 177 सीटें जीतने वाली बीजेपी, जो सबसे बड़ी पार्टी थी, वो विपक्ष में बैठने को मजबूर हुई। 4 दिसंबर साल 1993 को मुलायम दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। मुलायम के पास गैर बीजेपी पार्टियों और निर्दलियों को मिलाकर 242 विधायकों का समर्थन था। उस वक्त कांग्रेस ने भी उन्हें समर्थन दिया। चुनाव में मुलायम शेखोहाबाद, जसवंत नगर और निधौली कला 3 सीटों से लड़े और तीनों ही सीटों पर जीत गए। दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद मुलायम ने सबसे पहले नकल के खिलाफ बीजेपी सरकार का एंटी कॉपिंग एक्ट रद्द कर दिया। अब ये उस वक्त छात्रों को दिमाग में रखकर किया गया था। हालांकि इसका असर यह हुआ कि बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में इसके बाद नकल की शुरुआत हो गई। उत्तर प्रदेश पर जो नकल माफिया होने का आरोप लगता है या छात्रों को नकल करके पास करवाने का आरोप लगता है, उसमें इस फैसले का एक बड़ा असर था। यह मुलायम सिंह का राजनीतिक एक यूनिक फीचर था। अगर पिछड़ों में कुछ लोकप्रिय है तो वो सही गलत देखे बिना फैसला ले लिया करते थे। मुलायम की सरकार ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर ओबीसी आरक्षण 15 से बढ़ाकर 27% कर दिया था। पंचायतों में कोटा दिया गया, लेकिन उन पर अपराधियों को बचाने के आरोप लगते रहे। इस पर मुलायम का कहना था कि वो जीतते हैं तो मैं टिकट देता हूं, क्योंकि जनता वोट देती है। हमें सीट चाहिए सरकार चलाने के लिए, संत क्या ही सियासत करेगा। कुछ समय बाद ही एसपी और बीएसपी गठबंधन में दिक्कतें शुरू हो गई। ये दो ऐसे नेताओं के बीच गठबंधन था जो अति महत्वाकांक्षी थे, एक दूसरे पर शक करते थे। कहने को मायावती सरकार में शामिल नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद मायावती का दखल सरकार में था। सरकार बनने के कुछ समय बाद लोकल मीडिया ने मायावती को सुपर चीफ मिनिस्टर का तमगा देना शुरू कर दिया। यह सुनकर मायावती को अक्सर आनंद आता था। कहा जाता है कि एक भी ऐसा दिन नहीं होता था जिस दिन बीएसपी मुलायम को यह बात का एहसास नहीं कराती थी कि मुलायम बीएसपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बने हैं। वहीं दूसरी तरफ बीएसपी को भी इस बात का डर लगा रहता था कि मुलायम उसकी पार्टी को तोड़ सकते हैं। और इन सब चीजों के चलते साल 1995 में एसपी बीएसपी गठबंधन टूटने के कगार पर पहुंच गया। मुलायम ने मायावती का कॉल उठाना बंद कर दिया। बीएसपी को तोड़ने में लगे हुए थे ताकि सरकार चलाने के लिए उस पर निर्भर ना रहना पड़े। वहीं दूसरी तरफ काशीराम भी अपना गेम सेट कर रहे थे। उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन लगभग तैयार कर लिया था। बीजेपी उन्हें समर्थन पत्र दे चुकी थी, लेकिन खराब तबीयत के चलते काशीराम अस्पताल में भर्ती थे और उनके ठीक होने का इंतजार होने लगा। हालांकि इसी बीच मई में काशीराम के पास यह खबर पहुंची कि मुलायम अब बीएसपी को तोड़ने वाले हैं। काशीराम ने मायावती को अस्पताल में बुलाया, पूछा, क्या तुम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनना चाहोगी? उन्होंने मायावती को तुरंत बीजेपी के साथ सरकार बनाने का आदेश दिया। मायावती 1 जून साल 1995 को राज्यपाल से मुलाकात करती हैं और बीएसपी ने मुलायम सरकार से समर्थन वापस ले लिया। इसी दिन मुलायम अपने दफ्तर में थे। उनके एक करीबी अधिकारी पीएल पुनिया बिना दरवाजा खटखटाए अंदर चले आए। पुनिया ने मुलायम के कान में कुछ कहा और एक पर्ची पकड़ाई गई। जो भी उन्होंने कहा उसे सुनकर मुलायम परेशान हो गए और अपने साथ बैठे एसपी नेताओं से कहा कि अब चुनाव की तैयारियां शुरू करो। प्लानिंग की गई कि बीएसपी को तोड़कर उसके कुछ विधायकों को अपनी तरफ लाया जाएगा ताकि फिलहाल सरकार बचाई जाए। सरकार में रहने के लिए मुलायम को बीएसपी के 69 में से 1/3 यानी 23 विधायकों के समर्थन की जरूरत थी, लेकिन उनके पास सिर्फ 15 विधायकों का समर्थन था। ये विधायक पाने के लिए भी मुलायम ने कुछ ऐसा किया जो उनके राजनीतिक जीवन पर एक बड़े धब्बे की तरह रहा। दरअसल 2 जून को मायावती लखनऊ के मीराबाई गेस्ट हाउस में बीएसपी विधायकों के साथ बैठक कर रही थी। पहले दौर की बैठक के बाद मायावती स्वीट नंबर 1 में चली गई। इसी बीच बाहर से तेज आवाजें आने लगी। कुछ विधायकों ने बाहर निकलकर देखा तो डरे डरे वो अंदर चले आए। उन्होंने चिल्लाकर कहा कि एसपी के गुंडों ने हमला कर दिया है।
समाजवादी पार्टी के 300 आदमियों की भीड़ इस वक्त अंदर बढ़ रही थी। बीएसपी विधायकों ने मेन गेट को बंद कर दिया था, लेकिन समाजवादी पार्टी के गुंडों ने इसे तोड़ दिया। अंदर घुसकर बीएसपी विधायकों को पीटने लगे। 5 विधायकों को उठाकर बाहर खड़ी जीप में डाला और मुख्यमंत्री आवास ले गए। यहां मुलायम को समर्थन के पत्र पर हस्ताक्षर भी करवाए गए। कुछ गुंडे ऐसे भी थे जो मायावती के स्वीट नंबर 1 के आगे पहुंच गए। मायावती को मारने पीटने की कोशिश की गई, लेकिन हजरतगंज के एसएचओ विजय भूषण और एसएचओ सुभाष सिंह बघेल कुछ कांस्टेबल के साथ पहुंचे और इसी बीच मायावती और सपा के गुंडों के बीच में दीवार बनकर खड़े हो गए। मायावती अपने कमरे से केंद्रीय गृह मंत्री शंकर राव चौहान और बीजेपी और जनता दल के नेताओं को फोन करने लगी। केंद्र सरकार के दखल के बाद आधी रात को स्थिति कंट्रोल में आई। इसी घटना को गेस्ट हाउस कांड के नाम से जाना जाता है। मुलायम ने कभी भी गेस्ट हाउस कांड के लिए माफी नहीं मांगी। हालांकि अगले दिन 3 जून साल 1995 को राज्यपाल वोहरा ने मुलायम सरकार को बर्खास्त कर दिया। मुलायम के गुंडों के हमले के 24 घंटे के अंदर मायावती बीजेपी के समर्थन से प्रदेश की मुख्यमंत्री बन गई। उत्तर प्रदेश की सत्ता से बेदखल होने के बाद मुलायम ने अपना ध्यान राष्ट्रीय राजनीति पर लगाया। साल 1996 में लोकसभा चुनाव में मुलायम मैनपुरी से लड़े और जीत गए। वे पहली बार संसद पहुंचे थे। पहली बार में ही प्रधानमंत्री बनने वाले थे। चुनाव में बीजेपी की 161 सीटें आई, लेकिन वो बहुमत साबित नहीं कर पाई और इसी के बाद थर्ड फ्रंट सरकार बनाने का दावा करने लगा। समाजवादी पार्टी की 17 सीटें आई थी और वो गठबंधन में एक अहम पार्टनर थी। इसी समय पर फ्रंटलाइन मैगजीन ने खबर छापी जिसमें लिखा था, मुलायम को संयुक्त मोर्चा के 179 में से 110 सांसदों का समर्थन है। ऐसा लगने लगा था कि मुलायम भारत के प्रधानमंत्री